अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डुगर। शहर फैसलाबाद मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के हवाले से पूरी दुनिया में जाना जाता है। पाकिस्तान की कुल बरामदात का 64% से ज़ायद हिस्सा टेक्सटाइल अपने अंदर रखता है। टेक्सटाइल बरामदात का 60% के करीब हिस्सा फैसलाबाद ये हुजम अपने अंदर समोए हुए है। इस हुजम की जब बात करते हैं तो पाकिस्तान का ये कमाऊ पुत शहर जो है जब एक्सपोर्ट्स करता है तो उसकी मद के अंदर बहुत सारा बड़ा ख़ाम माल दरामद भी करता है। अब वो सबसे बुनियादी चीज़ों में लें तो ख़ाम माल के अंदर केमिकल्स आ जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा ख़ाम माल जो है वो वैसे तो ख़ाम माल के अंदर एक छोटी जिप बटन और एक पैकेजिंग मटेरियल भी आता है, लेकिन सबसे बड़ा ख़ाम माल कॉटन है, कपास है, जो कि पाकिस्तान का सफ़ेद सोना बोला जाता है, वाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है। एक वक्त था कि पाकिस्तान 1 करोड़ और 40 लाख बेल क्रॉस कर गया था। पूरी दुनिया के अंदर ना सिर्फ पाकिस्तान खुद मुख्तार था अपनी बाय प्रोडक्ट्स बनाने के हवाले से कॉटन की, जबकि इसको एक्सपोर्ट भी कर रहा था पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन आज पाकिस्तान गुज़श्ता कई सालों से एक मखसूस फिगर्स तक महदूद होकर रह गया। अभी जो माहिरीन अभी पेशीन गोई कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि 1967 के बाद कम तरीन पैदावार, और पैदावार कैसे, यानी कि जो काश्त है वो कपास की हुई है। अहदाफ का हदफ जो है वो अबूल नहीं किया गया, किसान का इंटरेस्ट जो है वो कपास की तरफ नहीं है, जिस बिना के ऊपर आने वाला साल खौफनाक हो सकता है। एक वक्त था अगर 2 साल पीछे चले जाएँ केयर टेकर गवर्नमेंट के अंदर, पाकिस्तान ने 1 से 1.5 अरब डॉलर कपास पैदावार बेहतर करके अपना बचा लिया था, जहाँ हमारी कपास पैदावार कमोबेश 88 लाख बेल्स तक पहुंची थी। लेकिन उसके बाद मुसलसल 2 साल अब देखें तो हमारी कॉटन बेल जो है 60 लाख बेल्स तक सालाना महदूद होकर रह गई है, इससे कम ही है। अब जब बोझ बढ़ता है दरामद के ऊपर तो हमारा वो सारा बिल एडजस्ट होता है। तो अगर देखें तो पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और वो इतना ड्रामेटिक इंक्रीज़ है कि अगर उसके अदाद शुमार देखें तो खौफ आता है क्या कि हम बरामदी मुल्क हैं या सिर्फ दरामदी मुल्क है, और दरामदाद भी हम उस पर कर रहे हैं जिसमें हम खुद मुख्तार थे। प्रोग्राम को आगे लिए चलते हैं, और हमारे साथ सबसे पहले नेटवेयर से हाफिज राशिद साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान हाउसिंग मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर एसोसिएशन, क्योंकि ये पाकिस्तान की टॉप लीडिंग एक्सपोर्ट एसोसिएशन जो है उनसे मुंसलिक एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। तो वहीद खालिद रामे साहब मौजूद हैं जो कॉटन पावर लूम ओनर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर चैम्बर हैं, और जितना कपास का इस्तेमाल आजकल हो रहा है उसमें लोकल मार्केट का बड़ा हद है, और SME के ये शहजादे हैं। आगे हमारे साथ अब्दुल्ला काजी साहब मौजूद हैं जो कि साबिक एग्जीक्यूटिव मेंबर FCCI हैं, और ख़ास तौर पर जो यंग एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से बात करें या न्यू जिद्दत को बात करें R&D के हवाले से, उसके हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे। हाफिज राशिद साहब मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। हाफिज साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। क्या पाकिस्तान हाउसिंग मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर एसोसिएशन आपका और एप्टमा का बहुत सारा इख्तलाफ रहा कि वो ख़ास तौर पे एक स्कीम जो कि आई थी जहां बहुत सारी चीज़ें आपका था कि वो मंगवा के डंप की जा रही हैं लोकल मार्केट में, उनका कहना था, आप कह रहे थे कि एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम EFS जो है हमें फ़ायदा दे रही है। अब फिर वहीं पहुंच गए हैं जहां हमारी पैदावार बहुत कम है। आप लोग कह रहे हैं कि जो ये पैदावार है हमारे काबिल नहीं, हमें फिर बाहर से मंगवाना पड़ेगा। उसके ऊपर जो ड्यूटीज़ हैं वो इतनी हैवी हैं कि हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में पहले बहुत महंगे, हमारी बिजली महंगी, हमारी कॉस्टिंग महंगी, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस महंगा। क्या कहेंगे इस कपास पैदावार के जो अदाद शुमार आ रहे हैं, आने वाला साल हमारे लिए क्या बहुत खौफनाक होने जा रहा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपने बताया है कि एक्सपोर्ट जो है वो डेफ़िनेटली हमें पाकिस्तान में इंक्रीज़ करनी चाहिए, और इसके लिए इस वक्त सबसे मेन इशू जो है वो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, और हर इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो इस प्रॉब्लम में इसको फेस कर रहा है, और बल्कि मैं कहूँगा कि इंडस्ट्री चलाना इस वक्त एक जिहाद है। तो अगर आप देखें लास्ट बजट में आपने सुना होगा कि किसान की फेवर में और EFS को मतलब कम करने के लिए हमने इंपोर्ट को कम करने के लिए कुछ पॉलिसीज़ बनाई थी, जिसमें हमने इस बात को मोटिवेट किया था कि किसान जो है वो आगे कपास जो है कॉटन क्रॉप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह आपने अभी एक फ़िगर बताया है कि 17 में मतलब 1 करोड़ 40 लाख की अगर बेल्स थी, तो आज लेस दैन 50% भी मतलब जो है उसकी प्रोडक्शन जो है वो कम हो गई है। तो हम लोग जो है अगर
इसी तरह ग्रेजुअली इसको कम करते गए तो हमें ये ख़तरा है कि ये 100% हम इंपोर्ट पे ना चले जाएं, क्योंकि EFS जो है वो इस वक्त हर इंडस्ट्रियलिस्ट यूज़ कर रहा है वो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। और नो डाउट के एग्रीकल्चर में जो हमारे साइंसदान हैं इन्होंने काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया और इनके पास जो इस वक्त R&D है वो भी बहुत अच्छी है। लेकिन कमी जो है वो इस बात की है कि वो जो फार्मर है उसको मोटिवेट नहीं किया जा रहा, उसको कॉन्फिडेंस नहीं दिया जा रहा कि आप अगर ये चीज़ प्रोड्यूस करेंगे तो इसकी पर हेक्टर यील्ड जो है वो आपकी ज़्यादा आएगी और बेहतर आएगी। ये इस चीज़ की हमें इस वक्त फौरी तौर पे ज़रूरत है। फार्मर को मोटिवेट करें, उनको कॉन्फिडेंस दें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन में लेके जाएं ताकि हमारी इंपोर्ट कम हो और डेफिसिट जो है वो हमारा बेहतर हो सके। एक बड़ा बुनियादी सवाल है कि पाकिस्तान हाउसिंग मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर एसोसिएशन या नेटवेयर सेक्टर जो सबसे बड़ा कमाऊपुत अदारा है, जो सबसे बड़ा कमाऊपुत सेक्टर है, वो उसका दारोमदार पाकिस्तान की पैदा होने वाली कॉटन पे क्यों कम हो गया है? क्या इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है? क्या ये इस मेयार की नहीं है कि आपको जो यौन चाहिए, आपको जो काउंट्स चाहिए, वो आप दरामद के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, पाकिस्तान मेड के ऊपर नहीं जाना चाह रहे? नो डाउट के पूरे पाकिस्तान में जो हमारी कॉटन की क्वालिटी है ये मानी जाती है, पूरी दुनिया इसको पसंद करती है और हम लोग जो हैं वो इसमें मोनोपोली रखते थे अपनी कॉटन क्रॉप के अंदर। लेकिन आस्ता आस्ता हमने उस पोजीशन को डाउन किया है कि हम अभी जो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पर इससे बेहतर क्वालिटीज़ जो हैं वो इंट्रोड्यूस हो रही हैं और उसकी फ़ाइन उसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। जो हमारा कस्टमर भी हमें बाउंड करता है कि आप ये ब्रांड यूज़ करें। तो ये सारी ऐसे पॉइंट्स हैं कि जिनकी वजह से हमें वापस अपनी उस पोजीशन पर आना होगा जिसमें हमारी एक मोनोपोली थी। हम कॉटन के अंदर पूरी दुनिया में एक राज कर रहे थे, एक नाम था हमारा। तो हमारी क्वालिटी बेहतर है लेकिन हमारी प्रोडक्शन कम है। नंबर 2, हमें जो इस वक्त इंपोर्ट करना पड़ रहा है वो हमारी यहाँ की निस्बत जो है उन्होंने R&D करके रिसर्च करके अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर लिया है। इवन के चाइना में सारा का सारा पॉलिस्टर बेस हमारा काम था, जबकि इस वक्त वो 100% कॉटन के ऊपर वो शिफ्ट हो गए। कॉटन वो इंपोर्ट कर रहे हैं और वहाँ पर प्रोड्यूस करके 100% कॉटन की फैब्रिक और उसका रॉ मटेरियल और हर चीज़ जो है वो वहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इट मीन कि हमें भी इस चीज़ को अगर मार्केट को बीट करना है, अपने रीजन के अंदर हमने कंपटीशन करना है तो हमें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा R&D करनी और रिसर्च करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया हाफिज़ राशिद हमारे साथ मौजूद थे। वहीद खालिक रामे साहब मौजूद हैं। रामे साहब, छोटी मार्केट, SME, कॉटेज इंडस्ट्री, कोई भी नाम दे से ये बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री है। जब तक SME नहीं चलती, जब तक ये कॉटेज इंडस्ट्री नहीं कामयाब होती, कोई भी दुनिया के अंदर जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो नहीं होती। बल्कि आज हमारे LSM भी जो हैं वो यहीं से सारे प्रोग्रेस करते हुए गए हैं। हमारी कपास को हुआ क्या है? मैं बुनियादी सवाल आपसे पूछूंगा, बहुत पुराना तजर्बा है आपका इस फील्ड के अंदर। क्या नज़र लग गई है सफ़ेद सोने को? किसान तो गंदम से भी रो रहा है, चावल से भी रो रहा है, मकई से भी रो रहा है, हर चीज़ से तंग है, सब्जियां नहीं बिक रही महंगी। अब जो वाइट गोल्ड है जो कि हमारा इस्तेमाल होता है मुल्क के अंदर, वो पैदावार इतनी ज़्यादा ड्रामेटिकली नीचे जा चुकी है कि हम कुछ 40-50 साल की कम तरीन सतह पर जा चुके हैं पैदावार की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये तो नज़र ही लगी है, बल्कि हमारी लैक ऑफ इंटरेस्ट था और फिर मोनोपोली थी इसके अंदर। हमारा एक गोल्डन वक्त उस वक्त था जब 13.7 मिलियन बेल्स पाकिस्तान के अंदर कपास की लेते थे और हम अपनी बहुत सारी लोकल जो ज़रूरियात थी इससे पूरी करते थे। पाकिस्तान में स्पिनिंग इंडस्ट्री चल रही थी, पाकिस्तान में 3 लाख से ज़ायद लूम्स चल रही थी जो कॉटन ही का कपड़ा बना रही थी, PC का कपड़ा बना रही थी। लेकिन वक्त के साथ साथ देखें कि आपकी जो बेसिक कॉटन बेल्ट थी, जहाँ से एक
करोड़ बेल्स मिलती थी। ऊपर वाली 30-35 लाख बेल्स जो थी वो आपको सिंध से मिलती थी। 1 करोड़ वहाँ पे आज शुगर केन लग गई है। तो पॉलिसी चेंज हो गई है। जो सरमायादार थे उन्होंने चीज़ों को पाकिस्तान को मोनोपलाइज करने के लिए उन्होंने कॉटन के तबाह करके रख दिया। आज हमारी जिनिंग इंडस्ट्री भी ख़त्म हो चुकी है, पाकिस्तान की स्पिनिंग इंडस्ट्री भी ख़त्म हो चुकी है। और हमारे ये जो बजट की मांग है जिसमें हमने सजेशन दिया उसमें ये है कि आप जो कॉटन की इंपोर्ट है इसके ऊपर ड्यूटीज़ कम करें ताकि हमारी अपनी स्पिनिंग मिल्स जो लोकल हमारी मिल्स हैं ये चल सके। लेकिन इसके ऊपर भी हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं है और इसको वाकई जो हमें आगे देखना चाहिए। अगर हम 10 साल पीछे चले जाएँ तो हम देखते थे जी का वो कह रहे इस पर कोई भी ज़्यादा रिसर्च नहीं हो सकी। इतने बड़े एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, दुनिया की सबसे, एशिया की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है ये, अयूब रिसर्च जैसे बहुत बड़े बड़े इदारे हैं। यहाँ पे मिलियंस ऑफ रुपीज़ लेने वाले रिसर्चर्स जो हैं उनकी तनख्वाहें हैं। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इनके पास करोड़ों रुपए के जो है रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन इन्होंने कौम को क्या दिया। जब फ़ारूक लगारी साहब चूँकि वो बड़े प्रोग्रेसिव कॉटन के ग्रोअर थे, वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आए तो उन्होंने स्टेज के ऊपर जब अपनी तकरीर की उन्होंने उसमें लताड़ा हमारे रिसर्चर्स को, उस वक्त एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वालों को, कि आपकी रिसर्च क्या है, आपसे ज़्यादा जो किस्में हैं, जो उनकी वैराइटीज़ है वो तो हम लोग खुद जो है वो जनरेट करके वो उगा रहे हैं। तो हमारा इस साइड से, रिसर्च साइड से जो ये स्याह बहा भी है, ये सफ़ेद हाथी हैं सारे, इनका भी हिसाब होना चाहिए पाकिस्तान के बाकी इदारों की तरह कि ये अपनी रिसर्च से पाकिस्तान की इकॉनमी को उस तरह उठा क्यों नहीं सके। इनके पास करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट्स हैं रिसर्च के। मोनसेंटो का हमने सुना जी कि वो पाकिस्तान में आ रहा है। ये सीड्स जो हैं इससे हमारी कॉटन की, एक तो पेस्टिसाइड्स नहीं होंगे, आप देखें अरबों डॉलर के, तो हम पेस्टिसाइड्स भी, ये बहुत सारे ग्रुप्स हैं, चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में कॉटन को उठने नहीं दे रही कि वो आ जाते हैं, वो उनका है। फिर वो अच्छा कॉटन का सीड आने नहीं दिया जा रहा पाकिस्तान में जिसके ज़रिए हमारी प्रोडक्शन बेहतर हो सके। आज बॉर्डर पार आप लाहौर से 50 किलोमीटर आगे जाके दूसरी तरफ जाके देखें, अगर हमारी प्रोडक्शन 800-900 किलो है, ठीक है, 1200 अपना 15 मन है एक एकड़ में, तो उनकी प्रोडक्शन का आप हिसाब लगाएं कि उनकी प्रोडक्शन जो है वो किधर जा रही है। वो वहाँ पे हुकूमत जो है उनको फ्री बिजली दे रही है, पानी दे रही है, उनके बीज के ऊपर दे रही है। सब इसमें ये नहीं है कि हमें ये भी देखना चाहिए कि जहाँ गन्ना लगा है, हम कमाद कहते हैं, कमाद के पैसे भी नहीं मिल रहे। किसान को मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है कि आप कपास की तरफ आएँ, यहाँ पैसा भी आपको नकद मिल रहा है, आपकी मार्केट में वैल्यू भी है, और ये प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए स्पिनिंग मिल्स वाले लाइन में भी इस वक्त लगे। शायद एक वक्त था जब ये ज़्यादा थी, स्पिनिंग मिल वाले ज़रा बैक स्टेप पे थे, अब तो वो भी कह रहे हैं कि दोबारा हम वो काम नहीं करेंगे, आप ले आएँ। दूसरी तरफ जो शुगर मिल्स की तरफ देखें, वहाँ से ना पैसा आ रहा है, गन्ने की कटौतियाँ भी होती हैं। किसान को भी थोड़ा सा गाइड करने की ज़रूरत नहीं है, किसान हमारा कुछ डिलोकेट हो चुका है। देखिए जी, 2 साल पहले भी पंजाब गवर्नमेंट ने जो है वो एक स्कीम चलाई थी कि अर्ली कपास लगाएं, इससे यील्ड भी बेहतर होगी, और उसको फैसिलिटेट भी किया था, उसका थोड़ा सा रिजल्ट बेहतर आया था। लेकिन जब हमारा गोल्डन पीरियड ऑफ कॉटन था तो उसके अंदर फिर जब कॉटन तैयार हो जाती थी, फिर भी हमारे जो था 1600-1800 रुपया पर मन देते थे हमारे किसान को। फिर मोनोपली बन जाती थी जिनर्स की, फिर मोनोपली बन जाती थी स्पिनर्स की। तो किसान तो हर वक्त जो है, हर दौर के अंदर वो पिसा ही है। तो किसी ने भी इसको किसान को उठाया नहीं, जिसका नतीजा आप देख लें कि आज 5, हम झूठ ही बोल रहे हैं, ये गलत दादोशुमार है कि जी 7 मिलियन बेल्स होंगी इस दफ़ा, ये 5 बिलियन बेल्स भी नहीं होंगी। आपको 3 बिलियन डॉलर्स, जिसके 1 बिलियन डॉलर के ऊपर आप कितना पाकिस्तान के पूरी IMF के आगे हम लेट ही जाते हैं। अब आइंदा बजट में भी 700-800 अरब रुपए के हमें एक्स्ट्रा टैक्सेस IMF के डिक्टेट पे लगने पड़ेंगे। तो जब आपके इस तरह के हालात होंगे, फिर आपके रिसर्चर्स की ड्यूटी होती है, गवर्नमेंट का फोकस होना चाहिए। बहुत बड़े इदारे हैं, मुल्तान के अंदर कॉटन रिसर्च सेंटर है, उनसे पूछना चाहिए 10 सालों में आपकी क्या परफॉर्मेंस है, आप लोगों ने इस कौम को दिया क्या है। आगे इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री ने तो फिर अपनी फैसिलिटेशन करनी है, उसने बाहर से इंपोर्ट करना है, क्योंकि इंडस्ट्री चलानी है। अगर 70 स्पिनिंग मिलें बंद है तो उसका जिम्मेदार इसी वजह से है कि हमारे पास हमारी कॉटन जो थी, जो सफ़ेद सोना था, वो नहीं है हमारे पास। बेसिक एक आगे जाने के लिए फोकस्ड जो है
स्ट्रेट रास्ता कोई नहीं था हमारे पास। जो R&D इतनी कमज़ोर हमारी R&D है। फिर हमारे इंडस्ट्रीज जो है उनको अब दोबारा सोचना होगा कि इन्हें पहले किसान को उठाना है। तो हुकूमतों को भी चाहिए कि आने वाले वक्तों के अंदर नेक्स्ट जब सोइंग सीज़न है किसानों को फैसिलिटेट करें। इनको पेस्टिसाइड्स जो हैं उनको भी थोड़ा सा ये अच्छी पेस्टिसाइड ला के दें और कम से कम जो यूज़ हों ऐसी इकसाम आएँ जिनकी यील्ड बेहतर हो सके। आप ईस्ट पंजाब से जाके उनकी जो स्पेशलाइजेशन है हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ उनका कोलैबोरेशन है, रिसर्च क्यों नहीं कर रहे? तो रिसर्च करने की बहुत ज़रूरत है। आप देखें चाइना से हम बहुत अच्छी कॉटन की रिसर्च लेकर आ सकते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर कॉटन के लिए बहुत अच्छा है। बहावलपुर ये सारा जो बेल्ट है इसके अंदर आज भी, लेकिन अब कहाँ हो सकता है वहाँ पे तो हमारी जो है शुगर मिल्स कायम हो चुके, तो बहुत मुश्किल है गंदम इसको रिवाइव करना। मैं समझता हूँ कपास को, ये हमारी बदकिस्मती है। बहुत शुक्रिया। वहीद खालिद ग्रामी साहब मौजूद थे। वो इसे एक बैड लक करार दे रहे हैं। अब्दुल्ला काजी साहब मौजूद हैं, यंग हैं और इन्हीं से बात करें। अब्दुल्ला, आज हम लोगों को कन्विंस करेंगे कि फॉरेन इन्वेस्टर आए। अभी मैं कल अदाद शुमार देख रहा था कि हमारी जो कारोबारी बरादरी का ट्रस्ट है ना वो शेक हुआ है। वो कुछ 27-28 पे था, वो कम होते हुए 13 पे आ गया है। तो हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बात करते हैं, हम फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें जब आज पूरी दुनिया के अंदर कसाद बाज़ारी चल रही है। आप ख़ुद दुबई के हालात चेक कर चुके हैं, हम कह रहे हैं दुबई से पैसा वापस आए। कैसे किन हालात में लेके हैं जब आगे आप ये चीज़ें दे रहे हैं कि उसने आगे जिस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा गुंजाइश है इन्वेस्टमेंट की, वहाँ जब ऐसे सूरत हाल होगी कि वहाँ पैदावार कम हो रही है, वहाँ उसको अपना वाइट गोल्ड लेने के लिए बैरून मुल्क जा रहा है, जब महंगाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगी होगी, क्या कैलकुलेट कर रहे हैं कि आप जो चीज़ें हमारी अपनी थी हम उस पर भी खुद मुख्तारी ख़त्म हो रही है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच बिलाल भाई फॉर कवरिंग दिस वेरी क्रिटिकल टॉपिक ऑफ कॉटन। के पाकिस्तान जो था एक एग्रीकल्चर ग्रोइंग मुल्क था, जो एक आम आदमी समझता है कि कॉटन से मेरी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, इस वक्त हम जिस दौर में थे 13 से 14 मिलियन बेल्स हम प्रोड्यूस किया करते थे, जो कि आज 5-5.5 मिलियन पे आ गए हैं, जबकि हमारी कंजम्पशन जो है विच इज़ अराउंड 14 मिलियन, तकरीबन 14 मिलियन की कंजम्पशन है। जो ये लैक ऑफ प्रोडक्शन है बीच में से, जो तकरीबन 7-8 मिलियन हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, इसका डायरेक्ट प्रेशर पड़ता है हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स के ऊपर। ऑब्वियस ही बात है, फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स आपने देखा कुछ साल पहले हम जो पाकिस्तान था वो एक बिल्कुल बैंक्रप्सी की सिचुएशन को छू के वापस आया। ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं आपस में कि फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स के ऊपर हमारा प्रेशर पड़ता है। कॉटन की जो फोकस है पाकिस्तान का पॉलिसी की, जैसे पहले भी बात हुई, हम इस वक्त वाइट पॉइज़न को प्रमोट कर रहे हैं और वाइट गोल्ड को हम निगलेक्ट कर रहे हैं। कॉटन को निगलेक्ट करके उसकी जगह पे शुगर मिल्स लगाई गई। हम अपने नेबरिंग कंट्री के साथ अगर कंपेयर करें, जितनी प्रोडक्शन हमारी थी 13-14 मिलियन, उतनी ही हमारी नेबरिंग कंट्री भारत की प्रोडक्शन थी, जो कि आज तकरीबन 3 से 3.5 करोड़ बेल की तरफ चला गया और हम उसका तीसरा हिस्सा रह गए। जहाँ पे बात हो रही थी फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स की, इस वक्त भी आप देखें तो पिछले एक वीक की रिपोर्ट के मुताबिक 60% जितनी अमेरिका ने टोटल कॉटन एक्सपोर्ट की, उसका 60% हिस्सा जो है वो पाकिस्तान ने इम्पोर्ट किया। पाकिस्तान ने 60% ऑफ द कॉटन, लास्ट एक वीक की जो रिपोर्ट है अभी की, वो पाकिस्तान ने इम्पोर्ट किया। सो विच मेक्स अस वेरी क्रिटिकल सिचुएशन कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हम अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व किधर ज़ाया कर रहे हैं। जो पानी की सूरत हाल है, आपका जो शुगर केन है वो जितना पानी लेता है, आप शुगर केन जितना लगाएंगे, चावल जितना लगाएंगे, दैट मीन्स कि आप पानी को वेस्ट कर रहे हैं। मतलब कॉटन अगर आप लगाते हैं तो उसके अंदर आपकी पूरी वैल्यू चेन, जिनिंग चलेगी, स्पिनिंग चलेगी, वैल्यू एडिड गारमेंट्स चलेंगी, जो कि एक्सपोर्ट होंगी और आपके ज़र मुबादला के ज़खायर पाकिस्तान के बढ़ेंगे। शुगर केन से आपको क्या मिल रहा है? वाइट पॉइजन मिल रहा है, दैट्स इट। सो ये एक बड़ी पॉलिसी चेंज करने की ज़रूरत है। दूसरा, सीड के ऊपर अगर मैं थोड़ा सी बात करूँ कि पाकिस्तान वही हमसाया ममालिक में यील्ड जो है वो तकरीबन 2.5 से 3 टन आती है पर एकड़। पाकिस्तान में सारी आती है सिर्फ शायद आधा टन। सीड के ऊपर भी रिसर्च करने की ज़रूरत है। ऑलरेडी अयूब रिसर्च ने ऑलरेडी इसके ऊपर रिसर्च की। इसमें अब्दुल्ला भाई, मैं एक चीज़ को बड़ा कायल समझता हूँ। मैं ख़ुद एक फार्मर का बेटा हूँ, मैंने फसल लगा दी है,
जब मुझे स्पोर्ट प्राइस ही नहीं अनाउंस्ड, मुझे पता ही नहीं है मेरी फसल कितने बिकनी है, मैंने अपनी कॉस्टिंग कर ली है कि मुझे 7500 रुपया पड़ा है, तो अगर मुझसे कोई 10,000 में उठा ही नहीं रहा या 8-9 हज़ार में नहीं उठा रहा, मुझे पता चल गया कि मेरी अच्छा जब फसल आने को तैयार है, अब पहली पिकिंग हो गई तो पता चला कि मार्केट में 6500 रेट है, 6000 रेट है, क्या आपको लगता है अगली पिकिंग के लिए वो उस पर केयर करेगा, वो उसका ध्यान रखेगा, उस पर स्प्रे करेगा या उसे आने वाली सूंडियों से बचाएगा? डेफिनेटली जब आप किसान को सपोर्ट प्राइस अच्छी नहीं दे रहे तो वो डिस्करेज तो वहीं होगा ना, उससे ज़हनी तौर पे बना लिया अब जो होता हो, जितनी पैदावार होगी, मैंने इस पर मेहनत नहीं करनी। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। अब देखें, इसी पॉइंट को लेते हुए हम जब गवर्नमेंट का फोकस ही चला गया, अभी हमने पिछले दिनों में भी देखा कि रहीम यार खान की स्पेसिफिक एरियाज़ में अभी भी शुगर मिल्स की अप्रूवल चल रही है। हमने जब गवर्नमेंट का फोकस ही चेंज हो गया, रिसर्च उसके ऊपर कैसे होगी? जब उसके ऊपर रिसर्च ही नहीं होगी तो आपको फार्मर को रिटर्न कैसे मिलेगा उसके ऊपर? ये वही बात है कि गवर्नमेंट पॉलिसी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जब तक नहीं आएंगे, फार्मर्स मोटिवेट नहीं होंगे, उसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। अब वही बात है कि जब इतनी यील्ड ही नहीं आएगी उसके ऊपर, तो उसने जो फर्टिलाइजर्स लगाए वो तो उसको वही रिटर्न पूरा नहीं होगा, तो उसने ऑब्वियसली प्रॉफिट कहाँ से कमाना है? सो ये सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट लेवल पे जब तक मोटिवेशन, जब तक फोकस, जब तक रिसर्च जब तक बेहतर नहीं होगी, इस इंडस्ट्री को हम तबाह हाल से नहीं बचा सकते। बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला कादी हमारे साथ मौजूद थे, इंडस्ट्रियलिस्ट मौजूद थे जो कि अपना मौक़िफ़ बता रहे थे कि हालात वाक़ियात क्या हैं और किस तरफ जा रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर जहांज़ेब फ़ारूक प्रिंसिपल साइंटिस्ट कॉटन अयूब रिसर्च तरक्याती अदारा जो हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब कौन कौन सी वेराइटीज़ जो हैं, क्योंकि हम अभी जो अदाद शुमार सामने आ रहे हैं उसके ऊपर बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हमारे पास कौन कौन सी वेराइटीज़ हैं जो कि इस वक्त चल रही हैं और क्या समझ रहे हैं सोइंग जो है ये हमारी जो काश्त है वो किस हद तक हो चुकी है, और अभी अगर पहली पिकिंग जैसे मई में आ जाती है कोई आई है तो क्या इस वक्त एक्सपेक्टेशंस हैं ख़ास यील्ड के हवाले से? जी, इस वक्त जो आपने 3-4 सवाल मुझसे पूछे, उसमें सबसे पहले जो है कि कौन सी वैरायटीज़ लग रही हैं। तो जो अर्ली सोइंग है, गवर्नमेंट का इस दफ़ा प्लान था कि दो हिस्सों में कॉटन को डिवाइड किया गया था। पिछले साल भी किया गया था, लेकिन इस साल इसका प्रोडक्शन प्लान भी जो है ना दोनों सीजन्स का अलग-अलग से प्रेजेंट किया गया, जिसमें अर्ली सोइंग थी और साथ सीजनल सोइंग। तो अर्ली सोइंग जो है वो ज़ाहिर पहले कंप्लीट हो चुकी है। तो अर्ली सोइंग के लिए गवर्नमेंट की कुछ मंजूर शुदा इकसाम हैं 7-8 के करीब, तो वो रिकमेंड की गई हैं। उसमें 3 जीन इकसाम है जिस पे हम ग्लाइफोसेट का स्प्रे कर सकते हैं और उसमें गुलाबी सुंडी का हमला नहीं होता। तो उसका जो टारगेट था वो ज़ाहिर हमने मीट किया है, तकरीबन इससे 70 to 80% अर्ली कॉटन तकरीबन लगी है। उसके बाद जो है सीजनल सोइंग अब जो इस वक्त लग रही है, उसमें 3 जीन इकसाम भी लग रही हैं और उसमें सिंगल जीन इकसाम भी लग रही हैं। तो जो मंजूर शुदा इकसाम हमारे इदारे की है उसमें FH सुपर कॉटन है, FH 490, FH 492 अनमोल है, MNH 1020 है, 1026 है। ये वैरायटियाँ जो है ना वो सीजनल सोइंग में गर्मी को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती हैं। तो ये तो वैरायटियों की हद तक हो गया। दूसरा आपने था कि कॉटन की कल्टीवेशन इस वक्त जो है वो जो है कैसी जा रही है। तो इस वक्त तकरीबन जो रीसेंट अदाद शुमार है तकरीबन वो 28 लाख एकड़ तक तकरीबन जो है ना कॉटन, जो रीसेंट रिपोर्ट्स हैं एक्सटेंशन डिपार्टमेंट की, अभी क्रॉप रिपोर्टिंग का जो फाइनल डाटा वो 10 जून तक फाइनल होगा कि इस वक्त कॉटन जो है कितनी लग चुकी है। तो ये फाइनल अदाद शुमार अभी यानी कि आने हैं। और दूसरा जो है पहली पिक की आपने बात की है, तो पहली पिक जो है अभी आ जाएगी जो कि फरवरी में लगी है, वो जून में तकरीबन जून के एंड तक और जुलाई में जो है भरपूर पिक आने वाली है। और इस वक्त कॉटन लगी कम है, लेकिन गवर्नमेंट का एक नारा है कि प्रोड्यूस मोर के स्लोगन से हम चल रहे हैं कि हम अगर हमारा रकबा कम हुआ है तो हम इसको प्रोड्यूस मोर की तरफ लेके जाएं, बेटर प्रोडक्शन। और इसके लिए जैसे पिछले दिनों में गर्मी की शिद्दत भी रही है काफ़ी, तो गवर्नमेंट ने उसके लिए, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने हीट वेव को काउंटर करने के लिए एडवाइजरीज़ भी बर वक्त जो है प्रोवाइड की हैं, जिससे जो इस वक्त आप इस वक्त यहाँ पर भी देख सकते हैं। और ओवरऑल जितनी भी अर्ली कॉटन जहाँ पे हमने सर्वेज़ किए हैं अक्रॉस दी पंजाब अर्ली सोइंग में जो किए हैं और सीजनल सोइंग में, उसमें इंसेक्ट पेस्ट का प्रेशर भी काफ़ी कम है और पहली प्रोड्यूस भी अच्छे आने वाली है। और इस तरह एडवाइजरीज़ भी साथ चल रही हैं, जिससे ना इस साल जो है हम
जितना भी जो टारगेट सेट होगा उसको अचीव करने की कोशिश पूरी करेंगे। और उम्मीद है जो करंट सिचुएशन है इस वक्त उससे तो हमें फ़ील हो रहा है कि इस दफ़ा अच्छी प्रोडक्शन आएगी। तो डॉक्टर साहब बात ये है कि आप प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं, बिलाशुबा एक सवाल बड़ा आम फहम किया जाता है जी हमारे R&D नहीं हो रही अच्छी, कि हमारी इतनी अच्छी प्रोडक्ट्स नहीं आ रही, इतने अच्छे बीज नहीं आ रहे कि हम अच्छी माहौल दोस्त और माहौल के जो अंदर असरात हैं उनको अब्जॉर्व करने वाली इकसाम पैदा कर सके। क्या ये बात सही है? अगर गलत है तो आप इसे कैसे डिफेंड करेंगे कि अगर अच्छे बीज बन रहे हैं तो फिर हमारा किसान इस तरफ क्यों नहीं आ रहा? हम क्यों से कन्विंस नहीं कर पा रहे कि इसको पैदावार करें जहां आपको कम रकबे के ऊपर ज़्यादा यील्ड भी आएगी, पैसे भी मिल जाएंगे, आपके अखराजात भी कम होंगे और वो मुआशी तौर पर यानी कि फाइनेंशियली फ्रेंडली भी रहेगी। जी, इस तरह है कि R&D का आपने बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है कि जी R&D का बहुत बड़ा इशू है। थोड़े से लूप होल होते हैं, लेकिन जो क्लाइमेट चेंज और इस तरह की बहुत सारी जो चीज़ें इस वक्त चेंज हो चुका है, मतलब मौसमी हालात हैं, तो उसके लिए स्ट्रेटजी जो है ऑलरेडी हमारी प्रोग्राम ऑफ वर्क्स जो होते हैं हमारे, जो हमने पूरे साल में करना होता है, तो उसमें हीट को हम देख रहे हैं, हम पानी की कमी को देख रहे हैं कि कौन सी इकसाम है। अब इस वक्त आप देख रहे हैं कि जो हमारा फील्ड है इसमें हमने हर तरह के प्रोसीजर्स को अडॉप्ट किया है। उसमें गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त करने वाली इकसाम है। तो जितना भी बहावलपुर डिवीज़न है उसके लिए हमारे उधर सब स्टेशन भी काम कर रहे हैं। हमारा इंस्टीट्यूट मुल्तान में जो है वो इस पे काम कर रहा है, खानपुर में हमारा इदारा है और फैसलाबाद में है, साहिवाल में है। तो अक्रॉस दी पंजाब जो है वो हमारा सारा जो है हम मल्टी लोकेशन ट्रायल करते हैं और जो हम वैरायटीज़ डेवलप करते हैं उसका प्री बेसिक सीड बनाते हैं और फिर वो कंपनीज़ की तरफ जाता है और कंपनी जो आगे वो फिर फार्मर तक डिसैमिनेट करती हैं। तो जो आपने कहा कि फार्मर जो हैं वो क्यों नहीं ले पा रहे हैं, तो फार्मर जो है फार्मर 70 मन वाला भी है, 50 मन वाला भी है, 60 मन वाला भी है, 40 मन वाला भी है, 20 मन वाला भी है। अब हम तो वैरायटी डेवलप करके देंगे, उसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी डेवलप करके देंगे, उसमें जो इंट्रैक्शन है ना, मतलब एक्सटेंशन का रोल है इसमें, वो जिस तरह डिसैमिनेशन ज़ाहिर है वो अपनी कंपेन भरपूर कर रहे हैं होते हैं, लेकिन फार्मर की एडॉप्शन जो है कंपेन जो वो कर रहा होता है, अगर वो अपनी जिस तरह महकमा अपनी सिफारिशात पेश करता है, अगर वो उसको फॉलो करेगा तो वो पैदावार है। ये तो नहीं हो सकता कि एक बंदा 50 मन वाला है और दूसरा 10 मन वाला क्यों है। इसका मतलब है कि उसको कोई ना कोई तो कम्युनिकेशन का, अवेयरनेस का है, तो उसके लिए गवर्नमेंट अपने प्रोग्राम चलाती है और उस अवेयरनेस को हम मीट करने के लिए भरपूर कोशिश करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं ज़रा टेक्निकली हूँ, आप माहिर हैं, आपको एक ऑफिसर होने के नाते नहीं एक माहिर होने के नाते सवाल करता हूँ कि हमारा जो किसान है उसे ये क्यों नहीं कन्विंस किया जा पा रहा कि ये बहुत सेंसिटिव पॉइंट है कि आप गन्ना बेच रहे हो, आपको साला साल कीमत नहीं मिल रही, आपकी कटौतियाँ होती हैं, 400 रेट निकलता है, 250 मिलता है, लदाई चढ़ाई खचाई जो भी है वो सब कुछ, फिर भी आप एक फसल ऐसी जिसकी तरफ क्यों नहीं आ रहे जहाँ आपको कैश प्रॉफिट भी मिल रहा है, जहाँ इंजीनियर्स हैं, जहाँ स्पिनर्स मौजूद हैं और अच्छा मुआवजा दे रहे हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी आपकी जो है वो कंपनसेट हो रही है, फिर किसान को क्यों कायल नहीं किया जा रहा कि एक ऐसी फसल जिस पे पानी बहुत लगना है, मेहनत बहुत लगना है, जबकि दूसरी तरफ एक ऐसी फसल है जहाँ मेहनत भी कम है, ध्यान भी कम शायद करा है, तो उसे अच्छी फसल आ सके। ये आपके ख्याल में ये कि कबल अज़ वक्त जो है स्पोर्ट प्राइस का अनाउंस होना ना होना एक बहुत बड़ा मसला है कि किसान को पता ही नहीं है, उसे पता है जब मेरी मार्केट में फसल जानी है, कीमत कम लगनी है, तो वो दूसरी तीसरी पिकिंग में अपना ध्यान ही कम कर देता है, वही फसल जो कि अच्छी यील्ड दे रही होती है 60 मन वाली, वो 30 पे रह जाती है। जी बिल्कुल, आपका मतलब बड़ा वैलिड पॉइंट है कि फार्मर शुगर केन, राइस और मेज़ की तरफ इंक्लाइंड होता है क्योंकि इनका ड्यूरेशन कम है, वो थोड़े अरसे में फटाफट पैसे कमाने के एग्जैक्ट उसकी तरफ चला जाता है, जबकि ये कॉटन इसका ड्यूरेशन लंबा है, क्लाइमेट से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है। लेकिन जैसे आपने बात की है कि अगर हम इस पर जो फार्मर 50 मन लेता है, अब 50 मन देखें, अगर उसका 10,000 रुपये रेट है तो वो 5 यानी 0.5 मिलियन तक कमा लेगा वो, ठीक है, 10,000 रुपये रेट इस वक्त जो करंट सिचुएशन में आपको, और 1 एकड़ आपको 50 लाख दे रहा है, दैट्स गुड। 5 लाख सॉरी। तो अगर हम इसको थोड़ा सा एनालिसिस करें कि हमारा 1.5 से 2 लाख खर्चा भी होता है, तो 3 लाख की हमारी सेविंग है और हमारा जो है पिकिंग जो है, यानी मैं इस प्रोग्राम के
हवाले से ये बात करना चाहूँगा फार्मर से भी कि कपास की तरफ इसलिए भी आएँ कि इसकी पिकिंग के हिसाब से आपके पैसे आते हैं और अपनी क्रॉप पे ख़र्चा भी कर सकते हैं। तो अब जो हमारा गवर्नमेंट का भी यही मोटिव है कि हम किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें और प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस ऐसी बताएं कि वो वाकई कपास लगाने की तरफ आए, क्योंकि ये इतनी एक्सपेंसिव नहीं है जितनी बाकी क्रॉप्स हैं। अगर इसका रेट इस वक्त तकरीबन 10 से 12 हज़ार के दरमियान आ रहा है। जो इनिशियल पिक आई है सिंध से आनी शुरू हो गई है। 10 से 12 हज़ार तक रेट है इस वक्त। बहुत हैंडसम हाँ जी, और 2 साल पहले तो हाँ, 65 और 6,000 में था जी। वो पिछले साल थोड़ा सा रेट कम होने की वजह से भी थोड़ा सा ये डिक्लाइन है। तो इस वक्त जो रेट है ना, करंट रेट, अगर वो अभी से रेट 10 से 12 हज़ार है और अगर इस जगह पे स्टेबल हो जाता है तो डेफिनेटली जो है कॉटन जो है वो रिवाइव कर जाएगी। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद है, डॉक्टर जहांज़ेब फारूक साहब बहुत ही डिटेल के अंदर चीज़ें बता रहे थे कि कपास के अंदर किसान कपास के वो कहते हैं कि जितने कम होंगे उतने ज़्यादा कदर की जाती है। तो इस बार कॉटन की अगर पैदावार कम है तो ये कह रहे हैं किसान बिल्कुल तैयार रहे कि प्राइस अच्छी मिल रही है, पैदावार अच्छी होने वाली है। आप अपनी फसल पे ध्यान दें, पहली पिकिंग पे और फिर अगली पिकिंग तक पूरा फोकस करें तो आपको 50-55 मन अगर आपकी फसल देती है तो एक हैंडसम अमाउंट जो है आपको बचत होगी। और अगले आने वाले सालों में फिर इसी फार्मूलों को अगर हम दिखाएं तो किसानों को कायल किया जा सकता है कि आप इस फसल की तरफ आएँ। अच्छे सीड आ चुके हैं, अच्छी हिफाजती तदाबीरें आ चुकी हैं, अच्छी चीज़ें आ चुकी हैं कि ख़ास तौर पर जो सफ़ेद सोने के लिए गुलाबी सूंडी एक बहुत बड़ी मौत का वबाले जान थी, उससे भी बचाव के लिए अब ऐसी सीड्स आ चुके हैं जो इस पर वो नहीं असर करती। क्योंकि हमारे तो एक बहुत मशहूर, अब तो वो तकरीबन फ़िक्रों में आने लग गई थी, वो नहीं आएगी तो डेफिनेटली फसल भी महफूज रहेगी और किसान खुशहाल होगा। किसान की खुशहाली ही पाकिस्तान की खुशहाली है, क्योंकि कपास की खुद मुख्तारी हमारी टेक्सटाइल की खुद मुख्तारी है, टेक्सटाइल की खुद मुख्तारी पाकिस्तान की बरामदी बिल को बढ़ाना, दरामदी बिल को स्क्वीज़ करना, तजारती सारा काम करना, ये पूरा एक मौशत का चक्कर है जो कि इस खेत से, इस मिट्टी से निकलता है अगर इस पर फोकस किया जाए। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ से जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।